हमारे पास क्या था रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर, हमने क्या स्टडी किया था। एक रॉकेट है, उस रॉकेट का इनिशियल मास कितना है? सर ऐसे ट्यूब निकलता है। मास कितना था रॉकेट का? एम नॉट था क्या था? रॉकेट का मास कितना है? एम है, नहीं एम नॉट था शुरू में। वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट है। एट टाइम टी इसमें से गैस बाहर निकल रही है। रॉकेट की वेलोसिटी वी है, मास कितना है रॉकेट का? एम है, और वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितनी है? वी टी है। उसके बाद टाइम ये टी है, ये टी प्लस डी टी है। ये टाइम टी है, ये टी प्लस क्या आ गया? डी टी आ गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है? रॉकेट में से गैसेस निकल रही है वीजी, इसका मास m माइनस क्या हो गया? dm, और वेलोसिटी क्या होगी? v प्लस dm, d की वेलोसिटी बढ़ गई। हमने कल कर लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाला था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालने पर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालने पर इक्वेशन बन गई थी। इक्वेशन क्या बन गई थी हमारे पास लास्ट में? u इंटू डी एम इज इक्वल टू एम इंटू डी। ये बन गई थी इक्वेशन। मैं मास को इधर डिवाइड कर देता हूँ तो मास डिवाइड में आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि dv किसके इक्वल आ गया? dv इज इक्वल टू u इंटू डी एम डिवाइडेड बाई m। यहाँ तक ये इक्वेशन बन गई। व्हाट इज d स्मॉल d? डी स्मॉल डी क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का मतलब वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अब देखो, मान लो मैं फिजिक्स में आपको कहता हूँ कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास निकालना है या कोई काम करना है, या तो हम पूरा फुल मास निकाल देंगे कि इस ऑब्जेक्ट का मास इतना है। मैं कहता हूँ आपको कि मेरे को इस टेबल का मास निकालना है, तो टेबल का मास कैसे आ जाएगा? इस टेबल का मास हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट से। तो कोई बड़ा वेट है, मास सर वो तो वेट अपॉन ग्रेविटी नहीं होता। ग्रेविटी कैसे निकालोगे? 9.8 है सर। वेट कैसे निकालोगे? सर इसका वेट करके मशीन पे। मशीन पर वेट करोगे तो मशीन पर सीधा मास ही निकाल लो। फिर सर मास कैसे निकल जाएगा मशीन? तो मशीन से मास नहीं निकलता। जब कणक तोलने जाते हो तो कणक का गट्टा रखते हैं उसके ऊपर, तो 50 kg, 43 kg, 41 kg, 40 kg जितना आता है वही तो होता है। मास ही तो बताता है वो, ठीक है ना? मास बताता है सर। और क्या मास बताता है? वेट नहीं बताता सर। मास वेट ने तो आपने जगह करके अपना वेट मास निकलता अपने थोड़ी निकालते हैं, वो तो मशीन अपने आप बताती है। है। वो वेट थोड़ी होता है, कमाल की बात कर रहे हैं। मास तो नहीं होता है। फिर जो वेट है सर, घंटा तो सर वेट ही चलते हैं। हाँ सर, घंटा तो वेट बताता है। इसका मतलब ये है, मान लो मैं कणक की बोरी 50 किलोग्राम की बोरी वहां पर रखकर आया, वहां पर रीडिंग आ रही है, मेरे पास 50 kg की बोरी थी, 50 kg की वहां पर रीडिंग आ रही है 50 kg, ठीक है? तो इसका मतलब 50 kg आप कह रहे हो भी वेट है, तो वेट इतना है, तो इसका मतलब मास कितना होगा? मास होगा 50 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, यानी इसका मतलब आपके हिसाब से तो 5 किलो कणक ही है सारी। आपके हिसाब से 5 किलो कणक होगी फिर? 5 किलो कणक थोड़ी है, 50 किलो कणक है, ठीक है ना? वे इसका मतलब मान लो कोई बंदा है, बंदा अपना वेइंग मशीन पर वेइंग कर रहा है, तो वेइंग मशीन पर उसकी रीडिंग आ गई 80 रीडिंग आ गई, ठीक है? आप कह रहे हो कि 80 उसका वेट है, तो इसका मतलब उस बंदे का मास कितना होगा? 80 डिवाइडेड बाय 10, यानी 8 किलोग्राम का बंदा ही है क्या? तो मैं तो पहले कह रहा था, वेट और मास को हम आम भाषा में एक ही मान लेते हैं। हम सुन लो, फिजिक्स में तो अलग अलग है, ठीक है? तो कंडे वालों को कौन सा फिजिक्स पढ़नी होती है? उन्होंने कौन सा नॉन मेडिकल ले रखी है कंडे वालों ने?
ये बात सही है। जो मशीन होती है ना, मशीन चाहे वेट कैलकुलेट करे, मशीन क्या कैलकुलेट करे, चाहे वेट कैलकुलेट करे, लेकिन जब वो रीडिंग हमें शो करेगी ना, वो रीडिंग हमें केजी वाली शो करेगी। इसका मतलब ये है कि जब हमने 50 केजी वाली बोरी रखी तो उसको अर्थ खींच रही है। अर्थ कितनी फोर्स से खींच रही है? 500 न्यूटन से खींच रही है। तो अर्थ का उसने देखा भी अर्थ कितनी फोर्स से खींच रही है, 500 न्यूटन से खींच रही है। तो ये 0 और 0 कट गया, तो इसका मतलब उसका मास कितना आया? 50 केजी। वो हमें मास बताएगी, वो हमें क्या बताएगी? मास बताएगी। क्लियर है? या फिर हमें क्या बताएगी? किलोग्राम फोर्स बताएगी। क्या बताएगी हमें? किलोग्राम फोर्स। मान लो यहाँ पर 50 किलोग्राम फोर्स आ गई, तो इसका मतलब 50 किलोग्राम फोर्स का मतलब ऑब्जेक्ट का मास क्या है? 50 केजी है। क्या है? 50 केजी। इसको न्यूटन में बदलोगे तो 50 इंटू 9.8 यानी 10 आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है? तो जो वेइंग मशीन होती है, नाम चाहे वेइंग मशीन है, वो आगे मेथड कोई भी यूज करे, लेकिन वो फाइनली हमें कन्वर्ट क्या कर कर बताती है? मास कन्वर्ट कर कर बताती है। जब हम कोई चीज तोलने जाते हैं, कणक तोलने जाते हैं, तो हम कहेंगे भी 50 किलोग्राम कणक है, 70 किलोग्राम कणक है, 20 किलोग्राम कणक है। सब्जी हमारे पास इतनी है, हम न्यूटन में नहीं लेते हैं, वो केजी के अंदर ही ले रहे हैं। उसके अंदर मेथड चाहे अलग है, लेकिन जो हमें फाइनल रीडिंग मिलेगी वो किसमें मिलती है? केजी के अंदर ही मिलती है। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसके अंदर फिर हम कभी और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक बार इसको यही मानते हैं, मास और यहाँ पर वेट क्या है? एक ही है। और हमें क्या चीज मिल रही है? वेट मिल रही है। हम कहाँ पर थे, कहाँ पर पहुंच गए? ये कहाँ पे गए? ये आ गया dm अपॉन m। m क्या है? मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन वो मास था, ये वैल्यू आ गई थी। मैंने यहाँ पर क्या पूछा था? व्हाट इज dv? dv इज स्मॉल वैल्यू। हाँ, अच्छा, डेरिवेटिव का मतलब बता रहा था मैं आपको। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल। मान लो एक तरीका है, मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालने के लिए कहता हूँ, हम डायरेक्ट वेट कर सकते हैं, डायरेक्ट वेट कर कर मेजर कर कर बता देंगे ये 5 किलो की चीज़ है, 10 किलो की है, 50 किलो की है, 100 किलो की। अगर मैं कहूँ भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज करो एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का मास कैसे निकालेंगे? पहले हम एरोप्लेन के पार्ट्स कर लेंगे अलग। भी हम एरोप्लेन के पार्ट्स का पता कराएंगे भी एरोप्लेन के अंदर कितने व्हील हैं, कितने उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, तो हमें पता लग जाएगा भी एरोप्लेन इतने बॉडी पार्ट से बना है। जब एरोप्लेन बना था उन बॉडी पार्ट से, तो हम हर बॉडी पार्ट का अलग अलग मास पढ़ लेंगे। जब हम एरोप्लेन को, एक बड़े सारे एरोप्लेन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उन छोटे छोटे हिस्सों का मास निकाल रहे हैं, मास बता रहे हैं, तो वो होता है डेरिवेटिव। वो क्या होता है? डेरिवेटिव। भी मैं कहूँगा डेरिवेटिव का मतलब भी मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने उसका छोटा हिस्सा कर लिया। भी एरोप्लेन का एक व्हील है, उसका मास 10 किलोग्राम का है, दूसरा व्हील है उसका मास 10 किलोग्राम का है, एरोप्लेन का पंखा है, इसका मास 50 किलोग्राम का है। तो मैं ऐसे अलग अलग मास निकाल रहा हूँ, वो तो हो गया डेरिवेटिव। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सभी को जोड़ देना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सभी को जोड़ देना। अब मैं उन सभी का मास जोड़ दूंगा। भी इतने टायर थे, इनका मास इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, सभी मास को प्लस कर दूं तो वो क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू। हमने यहाँ पर बहुत स्मॉल वैल्यू ली, डीएम चेंज हुआ, टाइम स्मॉल चेंज हो रहा है, वेलोसिटी स्मॉल चेंज हो रही है। अब हम चाहते हैं कि मास की वैल्यू क्या हो, शुरू से लेकर क्या हो, एंड तक हो। शुरू में मास कितना था? m नॉट था पहला। अब देखो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन की होती है लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है कि कहाँ से लेकर इंटीग्रेशन कहाँ तक कर रहे हैं। भी मेरे पास स्टार्टिंग में मास कितना था, ये बात मास की हो रही है, तो स्टार्टिंग में मास कितना था? m नॉट। अब कितना मास हो गया? m नॉट। मेरे पास स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट। अब कितनी होगी वेलोसिटी? v होगी। ये होता है इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, कल मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन करते वक्त लिमिट नहीं पुट करवाई थी, इनको हम कहते हैं लिमिट करवाई थी। ऊपर वाली लिमिट को हम कहते हैं अपर लिमिट। ये अपर लिमिट होती है, और जो नीचे वाली लिमिट होती है इसको हम क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। ये क्या होती है? लोअर लिमिट। एक अपर लिमिट होती है, एक क्या होती है? लोअर लिमिट। एक अपर लिमिट है,
और एक क्या है लोअर लिमिट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते। अब देखो, अब हमारे पास मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल लिया, ठीक है, या हमारे पास मान लो कोई सर्कुलर रिंग थी या वायर थी, एक वायर है मेरे पास, एक वायर है, स्ट्रेट वायर है ऐसे, उस वायर की मैं लेंथ निकालना चाहता था, भी लेंथ कितनी है। मैंने इस वायर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, उन टुकड़ों की लेंथ मेजर की, मान लो 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm आ रही थी। मैं उन टुकड़ों को 1 mm 1 mm 1 mm के टुकड़ों को जोड़ने लग गया और मेरे पास क्या बन गई पूरी वायर। तो मैं लिमिट पुट करूंगा वायर की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है। मैं जो टुकड़े जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर शुरू में टुकड़ा क्या था 0 था, बाद में कितना हो गया L सेंटीमीटर, बाद में क्या हो गया L सेंटीमीटर हो गया। तो इसको कहते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब शुरू से लेकर बाद तक वैल्यू कितनी होती है। जिन बच्चों के पास मैथ है उन बच्चों को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वो इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें हम देखते हैं कि जरूरी नहीं होता कि लिमिट पुट करनी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल जिनमें लिमिट की वैल्यू होती है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें हम लिमिट नहीं पुट करते, बिना लिमिट के ही क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। यानी हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होंगे। जो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म लिखी हुई है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। हर फंक्शन का अपना अलग अलग फॉर्मूला होता है। मैथ के अंदर 8-10 एक्सरसाइज होती हैं अलग अलग टाइप की। यहाँ पर भी हम फिजिक्स में जहाँ पर जो चीज़ जरूरत पड़ती रहती है हम उस फॉर्मूले को रट्टा लगाते रहते हैं, याद करते रहते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर एक खासियत ये होती है, जो चीज़ कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन उसको कुछ नहीं कहता। यहाँ पर u वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट है। u कहते हैं मैं तो कांस्टेंट हूँ, वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। इंटीग्रेशन कहता है तो साइड पर हो जा, बाहर निकल जाए। जब तुमने कोई लेना देना नहीं है तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये u बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका रह गया, सिर्फ dm और m का। ये क्या है v नोट, ये क्या है v, ये क्या है m नोट, ये क्या है m। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो कल मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास x होता है। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। तो इसका मतलब dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बारे में बहुत कुछ होता है बताने वाला, लेकिन यहाँ पर हम कितने लिख देते हैं। जब देखो, जब मैंने इंटीग्रेशन dv का बता दिया तो dv और इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाएगा। जब मैंने dv का इंटीग्रेशन बता दिया तो इंटीग्रेशन और d का साइन गायब हो गया, लेकिन लिमिट तो पढ़ी है। लिमिट क्या है, v नोट से v पढ़ी है। लिमिट क्या पढ़ी है, v नोट से क्या है, v है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ करेंगे, लेकिन ध्यान दो dm अपॉन m का इंटीग्रेशन बहुत स्पेशल होता है। अगर कोई चीज आ जाती है dx डिवाइडेड बाय x तो इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। क्या इंटीग्रेशन है, नेचुरल लॉग ऑफ x। अगर मान लो ये आ गया dt अपॉन t तो नेचुरल लॉग ऑफ t। जी m में l नहीं हो जाएगा, नेचुरल लॉग नहीं, इसको नेचुरल लॉग को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास मैथ के अंदर कुछ रिवाज होते हैं तो वैसे चलते हैं। तो नेचुरल लॉग को log x लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, log पूरा लिख दोगे, उसके बेस में क्या लिखते हैं, e लिखते हैं। नेचुरल लॉग का मतलब हमारे पास नेचर वाला लॉग, पतंजलि वाला लॉग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेचुरल लॉग का मतलब है जिसका बेस क्या होता है, e होता है। e वर्ड का मतलब होता था मैथ के हिसाब से देखें, e होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होती है, अब मेरे को इसकी वैल्यू याद नहीं है इसेंट्रिसिटी की, शायद आई थिंक 2.87 होती है, लेकिन कोई पक्का नहीं है। मैथ के अंदर होती है, +1 +2 में तो नहीं होती। इसेंट्रिसिटी होती है, वो वैल्यू पुट करनी है। लेकिन हमारे सिलेबस में लॉग कौन सा होता है, लॉग बेस 10 वाला होता है। लॉग के बेस होते हैं, अगर बेस e है तो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। और अगर हम किसी लॉग को कन्वर्ट करना चाहते हैं
log बेस 10 में, ये चीज़ भी देख लो आगे बहुत काम आती है। अगर हम इस log को कन्वर्ट करना चाहते हैं log बेस 10 में, बेस 10 चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। जो हमारी बुक्स के अंदर दिया होता है वो log बेस 10 होता है। जब इसको हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ, ये फिक्स वैल्यू होती है, ये फिक्स वैल्यू है। कोई भी नेचुरल लॉग आएगा उसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो वो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर 2.303 लगा देंगे तो नेचुरल लॉग हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? लॉग बेस 10 लग जाएगा। ठीक है। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log ऑफ t। अगर हमारे पास dv अपॉन v है उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? नेचुरल log ऑफ v। और नेचुरल log ऑफ v को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log ऑफ v। क्या लगा देंगे? 2.303 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात है अर्पित? तो हमारे पास क्या होता है? ये आ गया dm अपॉन m का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा फिर? नेचुरल log ऑफ m। क्या इंटीग्रेशन आ गया? नेचुरल log ऑफ m। और वैल्यू क्या है? लिमिट m0 से m हो। क्लियर होगी बात? सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या समझ में आया? ये तो भी वो बोला, ये बोला dm अपॉन m का जब इंटीग्रेशन करते हैं उसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ, इसलिए dm अपॉन m का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ m। ठीक है, फॉर्मूला है, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला जो है वो है ये। ठीक है, और उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो बाद में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है ना, कोई लेना नहीं। हम स्टार्टिंग और लास्ट वाली वैल्यू लेते हैं, सब वैल्यूज को नहीं लेते। हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू लेते हैं। भी इनिशियल मास मेरे पास m0 था, बाद में मैं चेक करना चाहता हूँ मास m2। भी m तो कुछ भी हो सकता है, m तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो सकती है, मैंने वैसे ले लिया। लो भी इधर देख लो, अब काम की चीज क्या होती है, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। पहले क्या पुट करनी होती है? अपर लिमिट। पहले क्या पुट करनी होती है? अपर लिमिट। यहाँ अपर लिमिट v है तो v की जगह v पुट करेंगे तो आंसर v आ जाएगा। पहले हमेशा अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस साइन लगाना होता है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट क्या है? v0, तो मैं v की जगह क्या पुट कर रहा हूँ? v0। असल में इसका मकसद मतलब क्या होता है, इधर देखो क्या होता है। सपोज करो यहाँ पर लिमिट हमें दे रखी है, वेलोसिटी 2 से लेकर क्या होगी? 200,000 होगी। मान लो वेलोसिटी 2 से क्या बन गई? 2000 बन गई। अब मेरे को कहा गया लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट क्या है? 2000। पहले मैं v की जगह क्या पुट करूंगा? 2000। फिर माइनस फिर लोअर लिमिट क्या है? 2, ये पुट करेंगे। असली मकसद तो ये होता है कि अपर लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करो, लोअर लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करो। अब हमें ये क्या दे रखा है? v0, और ये क्या दे रखा है? v। अब भी v की जगह v पुट करोगे तो v रह जाएगा, और v की जगह क्या पुट करोगे? v0, तो ये v0 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? इट इज इक्वल टू u। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने कहा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ m में वैल्यू पुट करनी है। मैं क्या करूंगा? नेचुरल लॉग m में पहले m की जगह क्या पुट करूंगा? m पुट कर दूंगा। मैं m की जगह क्या पुट कर दूंगा? m। नेचुरल लॉग m था, उसमें मैंने क्या पुट कर दिया? m। अब फ्री हो गया था, फिर मैं माइनस साइन लिख दूंगा। अब मैं log m की जगह क्या पुट कर दूंगा? m0। log m0 क्या पुट कर दूंगा? नेचुरल लॉग ऑफ m0। ठीक है ना? ऐसे नहीं कहना
भी नेचुरल लॉग है, m की जगह पहले m पुट कर दो, फिर यहीं पर माइनस लगाकर m नोट लगा दो। नो, पहले नेचुरल लॉग m था, उस m की जगह क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया, वो काम खत्म हो गया। अब ये नेचुरल लॉग दूसरी बार m है, उस m की जगह क्या पुट किया, m नोट। क्लियर हुई बात कि नहीं? मतलब सपोज करो मेरे को एक्स स्क्वायर की लिमिट पुट करनी हो 0 से लेकर 4 तक या 1 से लेकर 4, मेरे को एक्स स्क्वायर की लिमिट पुट करनी है 1 से लेकर 4 तक, तो मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा अभी एक्स की जगह क्या पुट कर दो 4 माइनस 1 पूरे का स्क्वायर, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना? ऐसे नहीं करना। पहले क्या करूंगा मैं, एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा 4 यानी 4 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर मैं x की जगह क्या पुट करूंगा 1 का स्क्वायर, ऐसे होगी बनी। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ पुटिंग द लिमिट, दिस इज रॉन्ग मेथड ऑफ पुटिंग द लिमिट। यानी जब हमने लिमिट पुट करनी होती है पहले तसल्ली से अपर लिमिट पुट करो पूरे फंक्शन के अंदर, जो भी वैल्यू दे रखी है पूरी वैल्यू लिख दो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर लोअर लिमिट पुट करो एज इट इज उसमें पूरे में, ठीक है ना? इसको नहीं माइनस करना कि 4 माइनस 1 आ जाएगा यहीं पर, यहाँ नहीं 4 माइनस 1 करना। x की जगह 4 पुट किया तो क्या बन गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ही बनेगा माइनस, फिर x की जगह क्या पुट किया 1 तो 1 का स्क्वायर, ऐसे हो। यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ m है तो पहले मैं m की जगह क्या पुट करूंगा m, फिर माइनस साइन लगा दिया, फिर नेचुरल लॉग ऑफ m की जगह क्या पुट करूंगा m नोट, फिर m नोट आ गया। और लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, लॉग के अंदर ये याद रखना, लॉग के अंदर log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस log b, प्लस क्या हो जाएगा log b। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम बात करते हैं log a डिवाइडेड बाई b, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनका पूरे का log लिखना है, तो देखो log a अपॉन log b नहीं होता, क्या बन जाएगा log a माइनस log b, इन दोनों बातों का याद रखना है। तो यहाँ क्या बन गया log a माइनस log b, तो क्या बन जाएगा b माइनस b नॉट इज इक्वल टू u इंटू नेचुरल लॉग ऑफ m अपॉन m नॉट, नेचुरल लॉग ऑफ m अपॉन m नॉट, ठीक है। और नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, 2.303। भी अब बारी बारी एक आधे को फिर कहना पड़ेगा, फिर ही चुप करोगे तुम। आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ लगातार, जितना मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा तुम बोल रहे हो लगातार। यहाँ पर नेचुरल लॉग को 2.303 में कन्वर्ट कर देंगे, u इंटू लॉग m अपॉन m नॉट आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। लेट इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, मान लो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, लेट v नॉट इक्वल टू 0, तो v किसके इक्वल आ गया 2.303 u log m अपॉन m। सर अगर log ब्रैकेट में a प्लस b ओके, log ब्रैकेट में a प्लस, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। log ब्रैकेट में a प्लस b का तो यही तरीका है कि a प्लस b को सोल्व कर लो और उसका log लो, और कोई तरीका नहीं।